नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उषा महाजन जी की एक कहानी निर्णय सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी निर्णय। क्या माँ, ऐसी भी कौन सी हड़बड़ी आन पड़ी है तुम्हें कि आज ही आना होगा? अभी ही कह रही हूँ ना कि इस वक्त घर का सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। घर के बच्चों के स्कूल से लौटने से पहले मुझे वापस भी आना होगा, और यहाँ गरिया हाट से तुम्हारे सॉल्ट लेक पहुँचने में ही घंटों लगेंगे। प्लीज़ माँ, मैनेज कर लो ना किसी तरह आज। ना हो तो भैया को बुलवा लो ना। ऐसा भी क्या, आखिर है तो तुम्हारा अपना ही बेटा। बेटा। वे एक बारगी कांप उठी थी, मानो दुखती रग पर किसी ने फिर से टीस कर दी हो। कभी सोचती भी न थी कि अब तो वे अभय को लेकर इस तरह कि उससे कुछ अपेक्षा करें। बस बार बार यही ख्याल आता कि सचमुच क्या ये वही अभय था, उनकी कोख का जना, जिसे पल पल दिन दिन बड़ा करने में अपना कितना सुख आराम निछावर करती आई थी। किस चाव से उसे इस काबिल बनाया था कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और पैरों पर खड़ा होते ही वो यूं शादी के कुछ ही महीनों बाद दफ्तर के करीब रहने का बहाना बनाकर बीबी को लेकर किराए के मकान में रहने चला गया। कितना कलह कलेश हुआ था तब घर में। उनके मुंह पर ही उसकी गृहस्थी, उनसे अलग सिर्फ उसकी और उसकी बीवी की। अपने आप को समझाने में बहुत वक्त लगा था उन्हें कि सच ही था कि लौट शादी के बाद जैसे बेटी पराई हो जाती है, वैसे ही बेटा भी। अनिरुद्ध बेशक विचलित नहीं हुए थे। उनका तो बस एक ही तकिया कलाम था, भाई बच्चे जब वयस्क हो जाएं तो उनके कामों में दखलंदाजी करना ठीक नहीं। साथ रहना चाहें तो शौक से रहें, अलग होना चाहें तो भी ठीक। इसमें शिकवा शिकायत क्या भला? उन्हें क्यों शिकवा शिकायत होती भला किसी से? मन अंतर से निष्ठुर जो जन्मे थे ना, न किसी से लगाव न किसी के जुदाई का गम, उनके लिए तो निष्ठुर ही रहे वे, चाहे दुनिया जहान के लिए एकदम भले मनुष्य, पक्के सज्जन पुरुष से निभाह की टीसती नियति को उन्होंने भोगा था। वे ही जानती थी उस पीर को जो बगल में सोकर भी दूसरे के मन तक न पहुंच पाने की छटपटाहट से उपजती है। अनिरुद्ध को भी पाकर भी कभी जान पाई थी क्या वे? उन्हें रहस्यों से घिरी एक गुत्थी और शंकाओं संदेहों की पोटली बनती चली गई वे खुद। नीरस सी उस दिनचर्या में ना कोई उमंग, न उत्सुकता, न कोई आकर्षण, न आमोद प्रमोद। भोर सवेरे उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, नाते रिश्तेदारों से निभाह, गाहे बगाहे रात को पति का बिस्तर गर्म करना और फिर निढाल होकर सो रहना। दुनिया की नज़र में वे आदर्श पति पत्नी थे, क्योंकि उनके घर से कभी ऊंचे सुर में आवाज़ नहीं निकलती थी। लड़ना झगड़ना अनिरुद्ध को कभी पसंद नहीं था। वे सम जीवन जीने के आदी थे, और उनके भीतर की औरत। सच कहें तो जिस प्यार को अनिरुद्ध से पाने की आस वे छोड़ चुकी थी, उसे अभय से, अपने बेटे से पाने की चाह में न जाने कितने भ्रम पाल रखे थे उन्होंने। अनिरुद्ध की निरपेक्षता से आहत उनके तन मन को मुरझाने से बेटे की माँ होने का ये एहसास ही तो उन्हें बचाता रहा था। उनके मन की थाह नहीं पा सकी, पर बेटा तो उनका अपना था, नितांत अपना, उन पर पूरी तरह निर्भर, और वे उस पर। उसके बढ़ते जीवन के एक एक पल के सहयोगिनी थी वे, उसकी अंतरंग एकमात्र माँ, उसकी जिसका कोई भी स्थानापन्न नहीं हो सकता था। स्थानापन्न? ओह, वे नहीं जानती थी कि उनके हाड़ मांस का बना, उनके खून पसीने से सींचा वो पौधा पनप कर जब बलिष्ठ वृक्ष में बदल जाएगा, तब उनका स्थानापन्न भी ढूंढ लेगा। और कैसी थी विडंबना कि अनगिनत लड़कियों के साथ घूम घाम कर भी शादी उसने उन्हीं के पसंद की लड़की से की थी। और घर छोड़ते हुए ये तोहमत लगा गया कि वे जलती थी नीरा से, उसकी बीवी से। तो क्या सचमुच जलती नहीं थी वे नीरा से? हाँ, शायद सचमुच ही वे नीरा से डहा करती थी। सौत के रूप में देखने लगी थी वे उसे मन ही मन। जब उसके जाते ही अभय उनसे विमुख होने लगा था, और फिर बढ़ने लगे थे छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े फासले। वे भी क्या कहती अपने मन का? अभय उनका था, उनकी अपनी कृति था वो। उन्होंने बनाया था, बढ़ाया था उसे, और वो अदना सी छोकरी उसे यूं छीन लेगी उनसे? कैसे जज्ब कर लेती इस एहसास को इतनी आसानी से वे? लेकिन जो हो रहा था वो भी सच था। यही सच था, अभय अब उनका अपना नहीं रहा था। उनके त्रिया चरित्र का कोई भी और छोर अब अभय को उनके आंचल लोक में वापस नहीं ला सकता था। सच चाहे कुछ भी हो, आज भी वे अभय को अपने आप से काट नहीं पाई थी। मन की तसल्ली के लिए उसे लेकर लेकर सोचना चाहे छोड़ दिया हो, पर टीसता तो है ही मन।
अनिरुद्ध जब तक रहे वे हर आते जाते के सामने बेटे की बेवफाई के किस्से लेकर बैठ जाती थी। अनिरुद्ध के लाख टोकने पर भी, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने किसी के सामने कभी अभय का नाम भी नहीं लिया था। जब से अनिरुद्ध चल बसे थे, उन्होंने लोगों के सामने अपने मन के कपाट खोलने बंद कर दिए थे। निशा आती थी तो फूट फूट कर रोती थी। वे उसके साथ कई बार कह चुकी थी वो उन्हें अपने साथ रहने के लिए। वे मानती ही नहीं थी। अपनी नियति से खुद ही निभाएंगी वे। अनिरुद्ध के रहते तो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि उनके बिना जीना कैसा होगा। वे थे तो न जाने कितनी शिकायतें थी उनसे, नहीं रहे थे तो पता चला था कि जीवन साथी के बिना जीना क्या होता है। जो थे जैसे थे, एक साथ तो था, मन का अकेलापन था तो क्या, शरीरों का संग तो था, आवाज़ों का आश्वासन तो था, उनके बिना काटने को दौड़ती घर की चार दीवारी। अनिरुद्ध अनिरुद्ध, दीवारों से टकरा कर कानों में बजती उनकी अपनी ही आवाज़ें। उनकी अंत्येष्टि पर नहीं जाती तो शायद नहीं लगता कि अनिरुद्ध अब नहीं रहे। सपनों में तो लौटते ही रहते हैं वे, लेकिन विद्युत शवदाह में मशीन चालित लौह पट्टिका पर सरकती उनकी पार्थिव देह को लील बंद होता वो लौह कपाट, वो दृश्य क्यों नहीं भूलता। निशा जिद करके ना ही ले जाती उन्हें तो वहाँ तो ही ठीक होता, इसीलिए नियम भी नहीं था पत्नी के वहाँ जाने का। लौटते हुए लगा था एकदम अकेली हो गई हैं वे। निशा मानो समझा रही थी, अम्मा हम हैं ना, हम हैं ही सब तुम्हारे साथ, मैं, वीरेंद्र, अभय भैया। अभय भैया? दृष्टि उठाकर देखा था उन्होंने अभय को, नम थी उसकी पलकें। हाँ, शायद लौट आएगा। अब वो उनके पास टूटती आस के साथ एक नई उम्मीद भी बंधी थी। पर नहीं, अभय कुछ ऐसे तो नहीं आया था उनके पास कि फिर से जुड़ जाता सब टूटा हुआ। आता था बीच बीच में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, माँ कुछ चाहिए, कुछ लाना है। जाते हुए औपचारिकतावश पूछ ही लेता होगा, क्योंकि जानता तो होगा ही माँ को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था जो बुला देता। माँ के पास बहुत कुछ था होने को तो। पिता की जमा पूंजी सब उन्हें ही हस्तांतरित हुई थी। पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा सब एक मुश्त मिले थे उन्हें। इस मामले में कोई ऐसी लाचारी वाली बात नहीं थी। और घर तो अपना था ही जहाँ रहती थी, सो बार बार ऐसे हाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी कुछ। लेकिन उस दिन आया था तो एकदम दहाड़ता हुआ, माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम किसके साथ बेलूर मठ गई थी? विक्टोरिया मेमोरियल में भी तुम्हें उसके साथ देखा था नीरा ने, इसी तुम्हारी बिल्डिंग से शायद। कल एक बेनाम फ़ोन भी आया था कि अब क्या बताऊँ, आखिर ये सब क्या है माँ? देखा जाए तो 55 साल की अपनी इस माँ को लेकर उसे उतना घबराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आखिर औरत तो थी ही वे। पिता, पति और पुत्र के रहते औरत उस श्रृंखला की उद्दंडता कर ले तो आदमी के लिए उत्तेजित होने की बात तो होती ही है ना। शायद वो पहला मौका था जब अपने जवान बेटे के आगे डरी सहमी नहीं थी वे। नरेश बोस नाम है उनका, यहीं रहते हैं इसी बिल्डिंग के पहले तल्ले के फ्लैट में। पहले बाहर थे वे नौकरी पर, फ्लैट किराए पर दे रखा था, अब रिटायर होकर आए हैं तो खाली करा लिया, खुद ही रहते हैं अब उसमें। तुम्हारे पापा को पहले से जानते थे? क्यों, क्या हुआ? अभय कुछ चौंका था, शायद उसके स्वर के ठहराव को लक्ष्य कर। माँ तुम नहीं जानती, लोग बातें कर रहे हैं। वो कुछ नरम पड़ा था। उनका जी हुआ कि पूछे कि बेटा तुम्हारे जाने और तुम्हारे बाप के गुजर जाने के साथ तुम्हारी माँ सती तो नहीं हो गई थी? उसका भी हाड़ मांस का बना हुआ एक शरीर था जिससे तब तक पोसना था उसे जब तक विधाता जिंदा रखे। उस शरीर की भी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं थी। उसे भी किसी के स्निग्ध स्पर्श की कामना थी। दादी नानी भी अपने नाती पोतों को छू देखकर जी लेती थी, उनको तो वो सुख भी नहीं साध्य हुआ था। और फिर अपने वंचित एकाकी मन का भी क्या करे जो रह रह कर किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशने लगता था जिसके सन्मुख फूट पड़े, भीतर का सब कुछ बहा डालें किसी झरने की तरह। जी हुआ पूछे कि बेटा सभी चाहते उमंगे केवल बच्चों और जवानों के लिए ही होती हैं? उनकी उम्र के लोगों के जीवन जीने की कोई साथ नहीं होती? सच पूछा जाए तो उन्हें लग रहा था कि आजकल के मानव जीवन का यही सबसे सुंदर, सबसे रोमांचकारी समय था उनके लिए, जबकि वे सचमुच रोमांचित हो उठी थी। अभय के जाने के बाद अचानक उन्हें ये क्या एहसास हुआ था, ओह, उन्हें लेकर भी कुछ सोचा जा सकता था? जिस वैधव के 2 साल उन्होंने अंधेरे के जिस धुंधलके में जिए थे, उसे बींधने तो कोई आगे नहीं आया था। और अब जब वो खुद भी
छटने को था तो उससे पहले उनका बेटा ही उनकी राह रोकने आ खड़ा हुआ था। वे गहरे सोच में डूब गई थी। वे खुद ही नहीं जानती थी कि नरेंद्र से परिचय कैसे बढ़ा था उनका। पहले औपचारिकतावश ही मिलने आए थे वे, उन्हें अनुरुद्ध के समय गुजर जाने का अफसोस करने के लिए। फिर जब तब लिफ्ट में या बेसमेंट में मिल जाते। दुआ सलाम घर आने तक आ पहुंची। घर आए तो खुले दिल अंतरंगता बढ़ी, बाहर भी साथ आने जाने लगे। सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया था। और फिर लोगों की बातें, लोगों की बातों से या फिर बेटे की चेतावनी से भी वे विचलित नहीं हुई थी। जीवन की संध्या में ही सही अंतरात्मा का शून्य भरने कोई तो आया था। वे विमुग्ध थी अपने आप पर, नरेंद्र पर, अपनी नियति पर। नरेंद्र को छू सकती थी वे, उनके मन को भी, उनके वर्तमान को, अतीत को ढूंढ सकती थी वे, और भविष्य को बांटने का वादा मिला था नरेंद्र से। नरेंद्र ने सब कुछ बता दिया था उन्हें अपने बारे में, कि क्यों अब तक शादी नहीं की थी। परिवार के ज्येष्ठ बेटे, माता पिता और 4 भाई बहनों के दायित्व का वहन का बोझ, सब कुछ निभाकर मुक्त हुए थे। और इस बीच अपने लिए प्रेम हुआ था किसी से, पर वो उनकी जिम्मेदारियां पूरी होने तक रुकी तो नहीं रह सकती थी। उन्होंने भी उसकी स्मृति में देवदास बनने की शपथ नहीं ली थी। बस एक कचोट थी जिसके साथ भी जिया जा सकता था, जैसे जीते हैं लोग मधुमेह के लिए, हृदय रोग के साथ। और उनका यौन जीवन, क्या विधुर नहीं जीते? बस कुछ इसी तरह। कभी कभी उस निषिद्ध जगहों पर भी जाना होता रहा जहाँ पत्नियों के रहते भी उनके पति जाते हैं, पर उनसे छिपा कर, उन्हें अंधेरे में रखकर। नरेंद्र ने कुछ नहीं छिपाया था उनसे अपने बारे में, अपने अतीत वर्तमान को लेकर, और वर्तमान की सच्चाइयों के साथ साथ भोगने का प्रस्ताव भी उन्हीं का था। निशा को कुछ भी नहीं पता, दूर रहती है, बात उस तक नहीं पहुंची शायद, लेकिन निशा को सब बताना होगा आज ही। घर से निकलने से पहले उन्हें आश्वस्ति चाहिए कि निशा आएगी। उसे बिना बताए आखिर कैसे उठा लेंगी वे इतना बड़ा कदम। अभय जो सोचता है सोचता रहे, लेकिन निशा को समझाना होगा उन्हें, उनकी मनस्थिति को। उन्होंने यंत्र के बटन फिर दबाए और रिसीवर कान से लगाया। हेलो माँ। हाँ मैं ही बोल रही हूँ। फिर तुम्हें आना ही है बेटा। चल, घर तक आने में तुझे देर लगेगी तो तू ऐसा कर, तू ठीक 11:30 बजे तक मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुँच जाना। ठीक 11:30 बजे तक वहीं। मैरिज रजिस्ट्रार? क्यों माँ, भला क्यों? हाँ बस तू पहुँच, वहीं सब बता दूंगी। लेकिन तर्जनी से फ़ोन काटते हुए उन्होंने रिसीवर के हुक को उतार कर नीचे रख दिया। अलमारी खोल बक्से से उपेक्षित पड़ी अपनी पसंदीदा लाल हरी बूटियों वाली ढकाई साड़ी निकाली। लाल ब्लाउज के साथ। नहीं, क्रीम रंग का ब्लाउज ठीक लगेगा। मन को न सही, देह को उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। देह? वे तनिक सेहरी थी। नरेंद्र को क्या उनकी देह से भी अपेक्षाएं होंगी? भ्रांति ही सही, पर कहते हैं कि पुरुष 100 साल जीवित रहे तो भी उसका पौरुष सलामत रहता है। औरत को लेकर भ्रांतियों भी पता नहीं क्यों हमेशा नकारात्मक पाली जाती हैं। क्या कभी किसी ने कहा है कि उम्र दराज औरत भी अपनी देह का आनंद ले सकती है? साड़ी का पल्ला सवारती उनकी उंगलियों के स्पर्श से अगर शरीर में ऐसा स्फुरण हो सकता है तो। संकुचित हो दर्पण से दृष्टि फेर ली उन्होंने। सोचने लगी, काले सफ़ेद खिचड़ी बालों के नीचे ललाट के बीचों बीच कुमकुम की टीप दें या नहीं। बिंदी की सोचते ही अनुरुद्ध का चेहरा आंखों को धुंधला कर गया। उन्होंने पलकें मूंद ली। उन्हें कहाँ भुला रही थी वे रहेंगे हमेशा उसके अंतर में अपनी जगह। नरेंद्र ने तो वो कोना लिया है जो उन्होंने खाली छोड़ रखा था। ज़रूरी कागजात बटुए में ठूस उन्होंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। 10:30। समय तो हो चला था चलने का। नरेंद्र नीचे पार्किंग में इंतज़ार करते होंगे। कहते थे वहीं मिलेंगे अपनी गाड़ी के पास और साथ ही चलेंगे। उन्होंने रिसीवर को हुक पर वापस रख दिया। अब तो निशा आएगी ही। फ़ोन कटने के बाद उनसे संपर्क नहीं कर सकी। पता नहीं क्या समझ पाई होगी क्या नहीं। कहीं अभय को फ़ोन करके न पूछने लगी हो। और अगर अभय आ पहुंचा तो? नहीं, वो नहीं आएगा। जान भी गया होगा तो भी नहीं आएगा। उस दिन वो देख चुका था ना उनका रुख। तमाम संशयों, तर्कों वितर्कों में डूबते उतराते उन्होंने चाबी घुमाकर दरवाज़ा बाहर को खींच के बंद किया और लिफ्ट का बटन दबा नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगी। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी निर्णय। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।